तो दोस्तों, कल दूसरे का पहला क्वेश्चन करने के बाद में आगे नहीं बढ़ पाए थे, टाइमिंग हो चुका था। आज वापस अपन दूसरे का दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देखते हैं क्या बोल रहा है ये। बात वही है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और वही जांच करनी है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो मैंने बोला है सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके गुणनखंड करो, इनके दोनों के गुणनखंड निकालो और एचसीएफ एलसीएम निकालो। बात करते हैं इसकी, दो दूनी चार, एक बचा दो पंजो 10, एक बचा दो पंजो 10। तीन के पहाड़े से करते हैं, तीनों अंटा 24, एक बच गया, तीनों पंजो 15। पांच के से करते हैं, पांच एकम 5, पांचों सातों 35 और 17 से करते हैं 17 एकम 17। यानी इसके गुणनखंड कितने आ रहे हैं दोस्तों, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अगर मैं इसके बात करना चाहूं दोस्तों, दो चौके 8, एक बच गए यहाँ पे 6, 12, दो छक्की 12, दो दूनी 4, दो तिया 6 और 23 का 23। इसके अगर गुणनखंड करना चाहो तो दोस्तों ये आएंगे। अब मैंने बात की दोस्तों, पहले इनका निकालना एचसीएफ और इसका निकालना है दोस्तों एलसीएम, भी दोनों निकालने पड़ेंगे अपने को, एचसीएफ और एलसीएम। तो मेरे दोस्तों, मैंने बोला था कि पहले कॉमन फैक्टर देखो, यानी कि समान उभयनिष्ठ चीज देखो। इसमें दो उभयनिष्ठ आ रहा है, बिल्कुल सर, दो उभयनिष्ठ आ रहा है। अब इधर तो दो दो बार है, इधर दो एक बार ही है। कॉमन का मतलब होता है न्यूनतम घात लेनी, यानी दो की घात एक और दो की घात दो, तो दो की घात एक ही लेनी है। या तो ऐसे कर लो, या यहाँ पे दो एक बार है, यहाँ पे भी दो एक बार है, लेकिन यहाँ पे दो दो बार है, नहीं, दोनों में सेम होना चाहिए। यहाँ पे एक बार है तो यहाँ पे भी एक बार लेना है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा दोस्तों, दो। यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23 नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 17 है, यानी कि और कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा दोस्तों, दो आ जाएगा। फिर सर एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में दोस्तों पहले कॉमन चीज देखते हैं कौन सी है, दो है, और अधिकतम बार कितनी बार है, दो दो बार है। तो मैं इसको लिख दूंगा 2 इंटू 2 इंटू, इसमें 3 है उसमें नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एलसीएम में तो लेना पड़ता है। तो 3 का 3, 5 लेना पड़ेगा, 5 का 5, 17 17 लेना पड़ेगा दोस्तों, और 23 का 23 लेना पड़ेगा। सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने आंसर आ जाएंगे। करते हैं, दो दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 इंटू 17 इंटू 23। सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 60 इंटू 17 करते हैं, 6 7 तो 42, 6 कम 6 और 4 10, 1020 को फिर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 3 सॉरी 0, 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3, 0 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2। ये आएगा दोस्तों अपने पास में 23460। कितना आया दोस्तों, 23460, 23460। ये क्वेश्चन आ चुका है अपना। अब मैं बात करूं इसके जांच की, तो दोस्तों जांच की मैंने बताया था आपको, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखो दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दोनों संख्याएं लिख लो दोस्तों। कौन सी दोनों संख्या, 510 और 92 इज इक्वल टू, इधर कितना आ रहा है दोस्तों, 23460। 23460 इंटू एचसीएफ आ गया 2। दोनों को गुणा कर लेते हैं दोस्तों। इधर 510 को 92 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएंगे अपने पास में 0 2 9 5 और 1 6, 46,920। ये आ गए 46,920। अब इधर भी अपने पास में 46,920 आते हैं क्या, 0 2 6 12, 2 6 8 1 9, 2 3 6, 2 2 4। ये अपने कॉमन आ रहा है, सॉरी सेम आ रहा है, तो अपने आंसर सही है, कांग्रेचुलेशन। एचसीएफ भी से निकाला था, एलसीएम भी से निकाला था, यहाँ पे जांच होगी। बात करूं मैं इस क्वेश्चन की आपके सामने दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके गुणनखंड निकालो दोस्तों। 2 एकम 2, 2 छकी 12, 2 अंटी 16, 2 अंटी 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये तो आपको आना चाहिए दोस्तों, गुणनखंड तो आना ही चाहिए। यहां से लिख लेते हैं 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 ऐसे डायरेक्ट लिख लो, 3 का 3, 7 का 7। इसकी 54 की मैं अगर बात करना चाहूं दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 54 की बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो 2 दूनी 4, एक बचा 2 7 14, 3 नम 27, 3 3 का 9, 3 एकम 3। इसके देखते अपन 2 इंटू 3 कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो 2 इंटू 3 की घात 3। बात करना चाहूं मैं एचसीएफ कैसे आएगा दोस्तों इसका,
एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन, दो इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन सबसे छोटी घात कौन सी है, ये 4 घात बड़ी हो गई 1, तो 2 लिख दो एक बार इनटू। अब देखो इसमें और क्या कॉमन दिख रहा है, 3 इधर भी है इधर भी है, लेकिन छोटी घात लिखना है, 3 की घात 3 बड़ी होती है, 3 की घात 1 ही लिखेंगे, तो 2 3 6, एचसीएफ तो आ जाएगा 6। एलसीएम का मतलब सारे लेने अपने को एक एक बार, ये दो इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में से कौन सा दो लेंगे, बड़ी घात वाला, एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं, यानी 2 की घात 4 लेंगे अपन। 3 एक बार है, ये नहीं लेना, बड़ी घात लेने 3 की घात 3, और 7 कहीं पे भी इधर नहीं है तो 7 यहां से तो लेना ही है। करो इसको, 2 की घात 4 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 16। कैसे होगा 16, इधर ध्यान दो दोस्तों, 2 की घात 4 का मतलब है 2 को 4 बार लिख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 3 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 27 होता है, गुणा करके देख लेना, 3 3 का 9 9 27, और 7 का 7, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, बात करें 7 6 42, 7 एकम 7 और 4 11, इसको करते हैं 27 से मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8 7, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 8 और 4 12, 10, 3024। तो एलसीएम कितना आ गया मेरे दोस्तों, 3024 आ गया। अब करेंगे दोस्तों इसकी अपन जांच, क्या करेंगे दोस्तों, जांच, और जांच के लिए वही वापस फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट संख्या कितनी दे रही है, 336, 336 इंटू 4 और 5, इधर एलसीएम कितना आया दोस्तों 3024 आया, और एचसीएफ कितना दे रखा दोस्तों इसका अपने को, एचसीएफ 6 दे रखा है। करते हैं इनको मल्टीप्लाई, 336 को 54 से मल्टीप्लाई करके मैं इधर दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। 4 को 6 से किया 24, 4 3 12 और 2 14, 4 3 12 और 1 13, 5 6 30, 5 3 15 और 3 18, 5 एकम 5 और 1 6, 4 4 8 और 3 11, 2 और 4 81 44। कितना आया दोस्तों 81 44। देखते हैं, देखिए दोनों साइड्स बराबर आती है क्या दोस्तों, 6 चौका 24 हासिल कर। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या कह रहा है देखिए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। आपको पहले भी यही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अपन ने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया था, अभी भी अपने को उसी विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे अपन, बस उसमें जांच करनी पड़ रही थी, इसमें जांच नहीं करनी, उसमें 2 डिजिट्स थे यानी 2 अंक थे, इसमें अपने पास 3 अंक है, तो डरने की बात नहीं है जब के सर साथ है। आपको ओनली फॉर स्क्रीन पे फोकस रखना है और देखना है क्या बताना चाह रहा हूं मैं। तीनों का अभाज्य 12 15 21, तीनों का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड कर लो दोस्तों, तीनों का गुणनखंड कर लो। बात करूं मैं 2 6 की 12, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 एकम 5, 3 7 21, 7 एकम 7। कुछ नहीं करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड द्वारा टुकड़े करने हैं। इसका आ गया दोस्तों 2 2 3, 3 इंटू 5 और 3 इंटू 7। क्या कॉमन दिख रहा है, 3 इसमें भी दिख रहे हैं, 3 इसमें भी दिख रहे हैं, 3 इसमें भी दिख रहे हैं, तो इनका जो कॉमन दिख रहे हैं इनको बोलते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों, इनका 3 आ चुका है। कितना आ चुका है दोस्तों 3। बात करूं मैं एलसीएम की, एलसीएम का मतलब सारी चीजें लेनी है। 2 को देखो सबसे छोटी है पहले, तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, इनमें हो कि नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, तो 2 को लिख दो दोस्तों 2 बार। इसमें 3 है, इसमें 3 है, 3 सब में एक एक बार है तो एक बार ही लिखेंगे। अब 5 बचा और 7 बचा, तो 5 लिख दो और 7 लिख दो। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजो 60, और 60 को 7 से करेंगे तो 420 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, यह आ गया अपना एलसीएम। यही पूछा था इसने, एचसीएफ ज्ञात करो और एलसीएम ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। बात करो अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की दोस्तों, इधर दे रखा अपने को 17, इधर दे रखा दोस्तों 23, और इधर दे रखा दोस्तों 29। 17 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 17 से ही डिवाइड होगी, यानी 17 का ही भाग जाएगा। 23 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 23 गया, 29 खुद एक अभाज्य संख्या तो 29 गई, ये इतना ही होगा। बात करते हैं दोस्तों एचसीएफ की, तो इनका एचसीएफ कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसका कुछ भी एचसीएफ नहीं निकलता हो, कॉमन नहीं होता, उसको एक लेते हैं एचसीएफ के अंदर। तो फिर से एलसीएम में क्या लेंगे, एलसीएम में बची हुई सारी संख्या ले लो दोस्तों, कोई डरने की बात नहीं है। तीनों को मल्टीप्लाई करना चाहूंगा मैं, तो कितने आएंगे देख करना पड़ेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। 23 को 17 से कर लेते हैं पहले, 7 3 21,
7 दूनी 14 और 2 16 और ये 23 ऐसा का ऐसा 391 आए हैं दोस्तों। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तब अब इस 29 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। 9 एकम 9, 9 9 81, 9 30 27, 27 और 8 35, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 3 6 और 1 7, 2 और 1 3, 8 और 5 13, 7 और 3 10 और 1 11, 11 33 कितने हैं दोस्तों 11 33 ये आ रहे हैं अपने एलसीएम के आंसर। तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 9 25 टुकड़े करते हैं इनके। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसमें होता है क्या दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा टुकड़े करने रहते हैं। तीनों में कॉमन देखना पड़ता है। तीनों में कॉमन हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। तो भी ठीक कैसे होगा दोस्तों, क्योंकि एक ले लेंगे अपन। टुकड़े लिख देते हैं दोस्तों इनके। ये मैंने टुकड़ी लिख दी, कोई सी चीज कॉमन नहीं दिख रही मेरे को, वो तो एलसीएम आ जाएगा इसके पास में एक। अब बात करते हैं दोस्तों एलसीएम की। तो एलसीएम में क्या आएगा, 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 25। 3 की घात 2 का मतलब होता है 8, सॉरी 2 की घात 3 का मतलब 8, 3 की घात 2 का मतलब 9 और 5 25। करते हैं दोस्तों, 25 को 8 से गुणा किया तो आ जाएगा दोस्तों 200 और 9 को 200 से किया तो आएगा दोस्तों 1800। ये अपना क्वेश्चन होता हुआ कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पे ध्यान देना थोड़ा। इसने ऐसे संख्या ये तो बताई नहीं कि भाई 306 और 657 का एचसीएफ 9 दे रखा है, ऐसा कुछ नहीं कहा इसने। कहा तो है लेकिन कोडवर्ड, मतलब इसने डायरेक्ट कह दिया एचसीएफ है, और किसका एचसीएफ है, इन दोनों संख्या। यानी फर्स्ट संख्या कौन सी है ये, सेकंड संख्या कौन सी है दोस्तों ये। डायरेक्ट दे दिया इसने एचसीएफ और कोष्टक में दोनों डिजिट्स लिख दी, दोनों संख्याएं लिख दी, बराबर में 9 लिख दिया। यानी ये एचसीएफ है इन दोनों संख्याओं का, और कितना है 9 है। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। तो आपको एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम पूछ रहा है, दो संख्याएं दे रखी है। तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कि फॉर्मूला लगा देना, फर्स्ट संख्या इनटू सेकंड संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास शुरू हुई तो। फर्स्ट संख्या कौन सी है 306, सेकंड संख्या कौन सी है दोस्तों 657, इज इक्वल टू एलसीएम कितना 9 और एलसीएम कितना दे रखा दोस्तों, एलसीएम दे रखा है, पता नहीं है सर, आपने तो बोला ज्ञात करना। बिल्कुल एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम को एलसीएम ही लिख दो। यहाँ पे मैं बात करूं 306 इंटू 657, ऐसा का ऐसा लिख दो मेरे दोस्तों। ये एलसीएम तो अपने को ज्ञात करना है, इसको तो यहीं पे छोड़ दो। लेकिन 9 गुणा में है तो कहां पे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। आपको बताया था पक्षांतरण करना, एलसीएम ज्ञात करना है अपने को। तो आपको कुछ नहीं करना, 9 का भाग दे देना इसमें पूरी डिजिट्स में, दोनों में। अब 9 का भाग देते अपन, देखते हैं कैसे जाएगा। 9 एकम 9, 9 तीस 27, 3 बचा शेषफल और 9 चौका 36। नीचे एक बचा कोई मतलब नहीं है, ऊपर बचा 34 और इधर बचा 657, और इधर कितना दे रखा है दोस्तों एलसीएम, जो अपने को ज्ञात करना है। इनको मल्टीप्लाई करके बता दूं मैं आपको, 657 को 34 से, इधर 7 चौक 28, 4 पंजे 20 और 2 22, 6 चौका 24 और 2 26, 3 7 तो 21, 3 पंजो 15 और 2 17, हासिल लगा 1, 3 6 18 और 1 19, 8 2 और 1 3, 6 और 7 13, हासिल का 1, 10 और 2 12, हासिल का 1 2, 22,338, 22,338 ये आ गया इसका एलसीएम। तो दोस्तों एलसीएम निकालना था अपने को, और एलसीएम कितना है 22,338 एलसीएम है। दोस्तों इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लायक है, इसको आपको सीखना जरूरी है। अगर प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फटाफट से इस कमेंट में बता दो ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं फिर उसका सॉल्यूशन देखता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चार क्वेश्चन कंप्लीट, पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पे। जांच कीजिए क्या प्राकृत संख्या एन, ये बात कर रहा है प्राकृत संख्या की, जो रूप कौन सा है 6n का है, क्या 0 पे समाप्त होती है क्या। दोस्तों मैं पहले बात करूं नेचुरल नंबर, ये प्राकृत संख्या n की बात कर रहे हैं। प्राकृत संख्या होती क्या है, ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती हो, 1 2 3
4 जो अनंत तक चलती हो, यानी कि जिसका अंत ही ना हो, ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ हो और जिसका अंत ही ना हो, अनंत अनंत तक चले। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। अब ये एक रूप दिया इसने अपने को, रूप क्या दिया कि 6n यानी 6n का रूप दिया, 6 की घात n का रूप दिया। यानी यहाँ पे n का मतलब यहाँ पे 6 की घात 1, 6 की घात 2, 6 की घात 3, 6 की घात 4 रखते जाओगे तो जो भी आंसर आएगा या जो भी मान आएगा वह 0 पे समाप्त होता है क्या, या उसका अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 0 है क्या, ये डिसाइड देखना अपने को है या नहीं है, यानी समाप्त होता है क्या। कैसे बात कर रहा है ये, यहाँ पे 6 की घात n दे रखा है, n की वैल्यू अपने पास 1 से लेके अनंत तक है, यानी इसका अंत ही नहीं है। बात करते हैं पहले 6 की घात n का मतलब 6 की घात 1 रखते हैं। यहाँ पे इसने बोला 6 की घात n बोला था, तो 6 की घात n का मतलब है 6 की घात पहले 1 रखे, फिर 6 की घात 2 रखे, 6 की घात 3 रखे, 6 की घात 4 रखे, ऐसे करते रखते जाओ। 6 की घात सॉरी 6 की घात 1 का मतलब 6, 6 की घात 2 का मतलब 6 इंटू 6, 6 चढ़ंगा 36, 6 की घात 3 का मतलब कर सकते हैं दोस्तों 6 चढ़ंगा 36 इंटू 6 216, करके देख लो 6 चढ़ंगा 36, 6 चढ़ंगा 36 का 3 36 18 3 21, और 6 की घात 4 का मतलब हो गया 6 चढ़ंगा 36, 6 चढ़ंगा 36, 36 को 36 से गुणा करेंगे 6 चढ़ंगा 36, 6 कम 6 और 3 9, 6 दूनी 12, 1296। ये बोल रहा है कि n का मान रखने पर अंतिम अंक 0 आता है कि नहीं आ रहा अपने अंतिम अंक 0, पर डायरेक्ट तो बता नहीं सकते अपन के अंतिम अंक 0 आएगा, कैसे आएगा। तो अंतिम अंक 0 कब आता है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए कुछ एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने 10 लिया, देखो पीछे 0 आ रहा है, यानी 0 पे समाप्त हो रही है संख्या। 20 लिया, ये भी 0 पे हो रही है, 30 भी 0 पे समाप्त, 40 भी 0 पे समाप्त हो रही है, 50 60, ये सारी संख्या किस पे समाप्त हो रही है, बिल्कुल 0 पे समाप्त हो रही है। इस 20 को देखूं मैं अगर, तो इसको कैसे लिखूंगा 2 इंटू 10, 30 को कैसे लिखूंगा 3 इंटू 10, 40 को कैसे लिखूंगा 4 इंटू 10, 50 को कैसे लिखूंगा 5 इंटू 10, इसको लिखूंगा 1 इंटू 10। तो ये 10 आ रहा है, ये सबको 0 पे समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, यही कर रहा है। और 10 को मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 5, क्या लिखूंगा मैं 2 इंटू 5, यानी जिस संख्या के गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में आए उसका अंतिम अंक 0 होगा। कोई सी भी संख्या ले लो आप, चाहे इसे आप 150 ले लो, एक उदाहरण। मैं इस 150 को ऐसे लिख सकता हूं 15 इंटू 10, इस 15 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 5, और 10 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5। तो इसको कैसे लिखूंगा 3 इंटू 2 इंटू 5 की घात 2, यानी 2 और इंटू 5 का रूप आ रहा है, तभी तो 0 पे समाप्त हो रही है। यानी मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको बताना हो कि कोई संख्या 0 पे अब समाप्त हो रही है कि नहीं हो रही, वो कब पता चलेगा जब संख्या 2 इंटू 5 के रूप में हो। यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी संख्या 2 इंटू 5 के रूप में नहीं आ रही, तो इसका अंतिम अंक 0 पे समाप्त होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या लिखोगे इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट लाइन, महत्वपूर्ण लाइन जो है वो मैं बता रहा हूं मैं आपको, कि 6n का कोई भी रूप या कोई भी गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर आप 6n को लिखोगे, 6 को आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 2 इंटू 3 की घात n, तो ये तो 2 और 3 का रूप है, 2 और 5 तो आ ही नहीं रहा इसमें, तो रूप में नहीं हो सकता। अतः प्राकृत संख्या, अब यहां से लिख लो, आता है प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि 2 इंटू 5 का रूप आना चाहिए, अपने 2 इंटू 3 का रूप आएगा इसमें, करके देखोगे तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हो गए अपने 5 क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन स्क्रीन पे, बात करते हैं क्या कहना चाह रहा है ये।
व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? क्या रीजन है कि ये भाज्य संख्या है? कारण बताना है। सबसे पहले इसको उठाना है भाज्य को, यही है सबसे इंपॉर्टेंट शख्स, यही है सबसे इंपॉर्टेंट शख्स। ये बताएगा अपने को कि क्या कारण हो सकती है भाज्य संख्या। बात करूं मैं अगर भाज्य संख्या की, वैसे तो मैंने बात कर ली, फिर भी वापस बताऊंगा एक बार और, मेरा मन है, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं वापस, इसलिए। भाज्य संख्या का मतलब है ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो, ये तो मैंने बता दी। एक तरीके से और इसको डिफाइन कर सकते हैं, अपन बता सकते हैं ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक गुणनखंड हो, ऐसे याद करो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। एक तो होगा ही उसमें, एक तो होगा। अभाज्य में केवल एक गुणनखंड, एक को छोड़कर। अरे भाई ये एक तो सबका मालिक है। जैसे बात करूं मैं अभाज्य संख्या में, जैसे मैंने 13 ले लिया, अगर आप 13 का गुणनखंड निकालोगे 13 आएगा, और इसको लिखोगे 13 इंटू ये एक तो रहेगा। वैसे तो एक ही गुणनखंड है इसका खुद 13, लेकिन एक तो रहेगा, यानी कि 2 मान सकते हैं इसके। ऐसे अगर ऐसे लिखोगे ना आप कि केवल 2 गुणनखंड, तो फिर एक का नाम ही नहीं लेना। और अगर ऐसे केवल एक गुणनखंड, तो फिर एक को छोड़कर केवल एक गुणनखंड। बात करूं मैं इसकी, जैसे मैंने ले लिया 8, 8 का अगर मैं गुणनखंड निकालूं तो ऐसे निकालूंगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो मेरी बात सुनो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, इसको ऐसे लिखूंगा, यानी 2 की घात 3 लिख दू डायरेक्ट। एक तो खुद 2 की घात 3 का भाग जा रहा है 8 में, एक खुद 8 का जा रहा है, और एक भी तो है, यानी एक तो होगा ही, उसके अलावा भी 2 और हो सकते हैं, या 2 से अधिक, एक 4 भी हो सकता है। आप ऐसे लिखो फिर इसको, 2 4 8 1, 2 से अधिक, ये इस एक को छिपा लो, ये बताना चाह रहा हूं मैं। यानी कि एक के अलावा भी 2 गुणनखंड तो रहेंगे, कम से कम 2 तो रहेंगे ही उसके गुणनखंड। 2 भी रह सकते हैं, 2 से अधिक रह सकते हैं, लेकिन खुद अकेला नहीं रहेगा। कैसे? बात करता हूं मैं पहले क्वेश्चन की सोल्व करते हुए दोस्तों। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अगर आप इसको देख रहे हो तो ये 2 पद है दोस्तों, देखो एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, प्लस माइनस का चिन्ह आ जाए तो 2 पदों में विभक्त हो जाती है वो चीज। कॉमन ले सकते हैं अपन उसमें, कॉमन ले लो दोनों में, 13 में क्या कॉमन ले लो दोस्तों? 13। तो ये इधर बच गया 7 इंटू 11 इंटू, यहां से 13 कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, प्लस का प्लस, 13 कॉमन आ गया तो 1 बचेगा। 13 का 13 आ गया दोस्तों गुणा का चिन्ह, 11 7 तो 77 यानी 77, 77 एक कम 77, और 77 में एक जोड़ा तो कितना आ गया दोस्तों? 78। अरे बेटा देखो, 11 7 तो 77, 77 एकम 77 प्लस एक जोड़ा तो 78। और मैं मन से अगर 1 से गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर, 1 से किसी भी संख्या को गुणा करोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखो एक तो ये आ रहा है, एक ही आ रहा है, 78 के भी और गुणनखंड निकल जाएंगे, पर करने की जरूरत ही नहीं है अपने को। आप कर सकते हो दोस्तों, 78 में भाग किसका जाएगा इसे चेक कर सकते हो, लेकिन आप कर रहे क्यों चेक? जब सामने 2 संख्या दे दी, इसका भी, ये जो संख्या है पूरी, ये 13 से भी डिवाइड, यानी 13 का भी भाग जा रहा है, या 13 भी इसके गुणनखंड है, 78 भी है और 1 भी है, तो 2 1 से तो अधिक ही है ना, या 2 से अधिक है। देखो 3 गुणनखंड है, अगर 1 को काउंट कर रहे हो तो बताओ 2 से अधिक है, और 1 को तो साइड में रख दिया, 1 तो होगा ही, तो 2 तो है ना इसके, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। अगर 1 को गिन रहे हो तो आप बोल दो 2 या 2 से अधिक, 1 को साइड में रख रखा है भाई ये तो हो गए, तो फिर 2 बोल दो कि 2 तो होना ही है। तो इसलिए इसमें देखो 3 गुणनखंड हो रहे हैं इसके, इसलिए क्या कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। क्या बोलोगे? 2 से अधिक गुणनखंड, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड। 2 का बोलोगे जब 1 को साइड में रखोगे, 1 को 7 बोल रहे हो तो 2 से अधिक बोल दो दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट इसकी मैं बात करूं, 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, 5 कॉमन ले लो दोस्तों, दूसरा पद 5 बन गया इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? 7 इंटू 6 5 4 3 2 1, और ये 5 कॉमन लिया तो 1 बच गया।
तो कितना आएगा दोस्तों, गुणा में लिख देते हैं अब। 7×42, ऐसे करो, 5×20, 20 दूनी 40, 40 तिया 120, 120 एकम 120, 120 में एक जोड़ा 121, तो इतना आ जाएगा 121। 7×42 लिख दिया मैंने, ठीक है। 5×20, 20 दूनी 40, 20 60, 60 दूनी 120, एकम 120, 120 और एक 121। अब इनको गुणा करता हूं मैं, 5 को ऐसा का ऐसा लिख दिया, इंटू का इंटू लिख दिया, या ऐसे भी छोड़ दो दोस्तों, 3 संख्याएं दे रखी है अपने को, छोड़ो, आगे करने की जरूरत क्यों है मेरे को, क्यों, और मन से एक ले लिया। ये भी क्या हो सकती है दोस्तों, भाज्य संख्या हो सकती है, भाज्य है, क्यों है, 2 से अधिक गुणनखंड है, क्या है दोस्तों। अरे समझ में आ गया दोस्तों, भाज्य के अंदर देखो खुद से भी डिवाइड हो रही है, और खुद 5 का भी इसमें भाग जा सकता है, इसका भी जा सकता है, इसका भी जा सकता है, तो आराम से भाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या, यही तो होती है भाज्य संख्या, एक के अलावा 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, ये भाज्य संख्या है। इतना इजी क्वेश्चन है, बस समझना आना चाहिए, भाज्य और अभाज्य में अंतर आना चाहिए आपको दोस्तों। बस आप अपना प्यार बनाए रखो मेरे पे, फटाफट वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो और स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 7वां क्वेश्चन है स्क्रीन पे, दो, एक लड़का है और एक लड़की है, सोनिया नाम की लड़की है, रवि नाम का लड़का है, ये एक वर्ताकार पथ में गति कर रहे हैं दोनों। भाई एक समय चलना प्रारंभ हुई, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ हुई। सोनिया तो एक चक्कर पूरा कर रही है 18 मिनट में, रवि पूरा कर रहा है 12 मिनट में, और प्रश्न कह रहा है कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। यानी अगर वो दिन भर चक्कर करेंगे तो बहुत कम टाइम में एक जगह मिल पाएंगे, क्योंकि दोनों की स्पीड भी तो देखो अलग अलग है ना, तो बहुत कम समय में, अगर कम समय की बात आ जाए, कहीं पे लिखा आ जाए भाई कोई भी चीज, कोई भी ऐसे क्वेश्चन हो, कम की बात आ जाए और अधिक की बात आ जाए, अगर कम की बात आए तो दोस्तों हमेशा एलसीएम निकलता है, अधिक की बात आए तो दोस्तों एचसीएफ निकलता है। कैसे सर, कैसे बता रहे हो, समझ में नहीं आया हमको। अब वो पुणे मिलेंगे, बहुत कम चांस होंगे कि पुणे भाई बार बार में तो मिलेंगे नहीं, वो बहुत कम, ऐसी स्थिति कम, बहुत कम बनेगी कि भाई बार बार में वो प्रारंभिक स्थान में मिल सके। स्पीड दोनों की, टाइम अलग अलग है, सॉरी, एक तो 18 मिनट में चक्कर पूरा कर रहा है, एक 12 मिनट में कर रहा है, तो बहुत कम चांस रहेगी, बहुत कम टाइम तक ही इनका मिलना होगा। तो सीधा सा फंडा है, या आप डायरेक्टली देख लो, अपने को डायरेक्टली ऐसी स्थितियों में क्या निकालना रहता है, एलसीएम निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है, एलसीएम। तो सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर 18 मिनट। सोनिया मैडम को कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट लगा, और रवि को लगा समय 12 मिनट। क्या लगा रवि को भाई, 12 मिनट। इनका निकालते हैं दोस्तों अपन एलसीएम, अभाज्य गुणनखंड द्वारा करते हैं दोस्तों। 2 नम 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 2 छकी 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ऐसे क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, कब प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, वो टाइम अलग अलग लग रहा है दोनों को, तो ऐसी स्थितियों में हमेशा आपको एलसीएम ही निकालना है। इसलिए मैंने 18 और 12 एलसीएम निकाला इनका। तो मैं इनके गुणनखंड किए मैंने दोस्तों, ये स्थिति आई मेरे पास में। मैंने बोला एलसीएम निकालना है, और एलसीएम क्या कहता है कि सबसे बड़ी घात, एचसीएफ तो कहता है न्यूनतम घात, और एलसीएम कहता है अधिकतम घात। 2 की अधिकतम घात ये वाली है या ये वाली है सर, 2 की घात 2, बिल्कुल शाबाश। ये अधिकतम है या ये अधिकतम है सर, ये वाली अधिकतम है, तो लिख दो। 2 की घात 2 का मतलब 4, और 3 की घात 3, 2 का मतलब 3 3 का 9, और 4 9 36 मिनट। यानी वो 36 मिनट आपको क्या पूछे, इसके अंदर कितने समय बाद वो मिलेंगे पुनः उस प्रारंभिक स्थान पर, तो दोस्तों 36 मिनट बाद वो मिलेंगे पुनः प्रारंभिक स्थान पर। क्वेश्चन में फिर भी आपको समस्या लग रही हो, कमेंट करो फटाफट। अब एक प्रश्नावली अपना अध्याय है, जो भी 1.1 वास्तविक संख्या 1.1 खत्म होता हुआ दोस्तों, नई बुक के अंदर ही 1.1 है, पुरानी बुकों के अंदर 1.2 है, घबराना मत आप। जो अपने आरबीएस एनसीईआरटी की जो बुक्स है, इनमें थोड़ा नया सिलेबस है, जो नया है उस पर फोकस करो, तो वो बुक लेके आओ। अब नहीं है तो आप जो कटी है, जो सिलेबस हटाया उस पर डॉट कर दो या क्रॉस कर दो कि भाई ये हट गया है, तो उसको नया नाम दे दो। इसका नाम क्या है, 1.1 का, ये प्रश्नावली 1.1 का अपनी, ये अपनी कंप्लीट होती हुई। फिर भी आपको अगर कोई समस्या है इसमें,
फटाफट से बताओ मेरे को, कमेंट करो सर ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसका कुछ सॉल्यूशन निकालूं, आपका साथ रहेगा तो दोस्तों मेरे को भी थोड़ा हौसला मिलेगा, मैं भी आपको बेस्ट से बेस्ट दे पाऊंगा। फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अच्छा सा कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम है वो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, जितने भी अपने प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के उन पे शेयर करो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर।